हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का। और यह है अपनी हिस्ट्री की क्लास। हिस्ट्री की क्लास में जैसा कि अपन डेली एवरीडे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, अति लघुतरात्मक, सभी का अभ्यास कर रहे हैं। तो आज के भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, परीक्षा में आने वाले हैं और इसमें से कुछ तो परीक्षा में पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। तो आप थोड़ा सा ध्यान से इन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और कुछ बच्चों ने कहा था सर डेट लगाइए, तो चलो मैंने इस पे यहाँ पे डेट भी लगा दी। जैसे आज 29 जनवरी की जो अपनी ये क्लास है, तो अगर आपको रिवीजन भी करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखो। तो प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है कि विनय पिटक और सुत्त पिटक में किन शिक्षाओं का संग्रह है। आपको याद होगा बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ होता है 3 पिटारियां या 3 टोकरियां। तो उसमें से विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 ग्रंथ हुए। पहला है कि विनय पिटक में क्या है, तो देखो विनय पिटक में बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। जो भिक्षु और भिक्षुणियां बौद्ध मठों में रहते थे उनके लिए नियम बने हुए थे, उनको कैसे रहन सहन रहेगा, खान पान, वहां का जो कुछ भी था वो यहाँ पे इसमें संग्रह है। विनय पिटक में बड़े ही विनय के साथ में उन्हें रहना होता था। सुत्त पिटक में क्या था, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह था। तो ध्यान रखना, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध और विनय पिटक में जो है वो था मठों में रहने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों के जीवन आचार के नियम। अभी अभिधम पिटक नेक्स्ट प्रश्न है, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा, प्रश्न जब आएगा वहां पे हम देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता के भारत पहुंचने पर किस सुल्तान ने किस पद पर नियुक्त किया था। आपको याद होगा जब इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में, तो वो सिंध से होते हुए भारत पहुंचता है और मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को के तेंजियर अफ्रीका में। और ये जब भारत आया तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान था। और इस दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी मतलब न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया था 1 साल के लिए। तो याद रखना कि इब्न बतूता के भारत पहुंचने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1 वर्ष के लिए दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इब्न बतूता भारत कब पहुंचा और किस मार्ग से पहुंचा था। तो 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत पहुंचा था और यह सिंध होते हुए भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का प्रसार सर्वप्रथम भारत के किस भाग में हुआ था। तो देखो तंबाकू जो है ना सबसे पहले पुर्तगाली भारत में लाए थे और सबसे पहले चूंकि पुर्तगाली दक्षिण भारत से प्रवेश करते हैं तो दक्षिण भारत इसका राइट आंसर रहेगा। भारत में सबसे पहले दक्षिण भारत में तंबाकू आया था, यहां पर खेती भी होने लगी। धीरे धीरे ये उत्तर भारत तक पहुंचा, मुगल दरबार में आया और कई वर्षों बाद फिर मुगल बादशाहों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि कौन सी फसल नकदी फसल यानी जिसे जिन्स ए कामिल कहलाती थी। जिन्स ए कामिल का मतलब होता है सर्वोत्तम फसल। तो कौन सी फसल थी इसमें से जो सर्वोत्तम फसल कहलाती थी, कपास, गेहूं, जौ या चना। तो बच्चों राइट आंसर रहेगा कपास और गन्ना, है ना। कपास और गन्ना ये 2 फसलें थी जो कि जिन्स ए कामिल यानी सर्वोत्तम फसल कहलाती थी। तो पहला तो हो गया कपास यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके साथ साथ दूसरी फसल थी गन्ना। ये 2 फसलें जो है वो जिन्स ए कामिल यानी सर्वोत्तम फसल कहलाती थी, ठीक है, सर्वोत्तम फसल कहलाती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है 6ठा, द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया था। तो द रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र टॉमस जॉन्स बार्कर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अगला कि झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो वैसे तो आपको सारे याद रखने हैं, झांसी में किसने किया था, अवध में किसने किया था, लखनऊ में किसने किया था, आरा बिहार में किसने किया था, है ना। सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो यहां पे देखेंगे कि झांसी में जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। लक्ष्मीबाई को बचपन में कर्णिका के नाम से जाना जाता था और जो है वो इन्होंने यहां से नेतृत्व किया था। मणिकर्णिका के नाम से लक्ष्मीबाई को जाना जाता था, मणिकर्णिका। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता था। तो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उनका एक एजेंट, एक प्रतिनिधि जो है वो प्रत्येक प्रांत में बैठा करता था। तो वो प्रत्येक प्रांत में बैठने वाला जो प्रतिनिधि होता था वो रेजिडेंट कहलाता था, रेजिडेंट के नाम से जाना जाता था। सही जवाब रहेगा रेजिडेंट, निवास करने वाला। अगला क्वेश्चन है, देह से जान जा चुकी थी, शहर की काया बेजान थी, इस प्रकार का शोक और विलाप
किस घटना पर किया जा रहा था? आपको याद होगा कि जब अवध का अधिग्रहण कर लिया गया और अवध के नवाब को निष्कासित कर दिया गया। अवध के नवाब को जब निष्कासित किया गया वाजिद अली शाह को, तो उसके बारे में ये कहा गया था कि और इनको निष्कासित करके कोलकाता भेज दिया गया था। तो इसलिए कहा जा चुका है कि देह से जान जा चुकी थी और पूरे शहर की काया जो है वो बेजान थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 में क्या प्रावधान किया गया है? तो देखो, अनुच्छेद 365 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर राज्य सरकार प्रशासन चलाने में असफल रहती है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हुई है। अनुच्छेद 365 के अंतर्गत किसी भी राज्य अनुच्छेद 365 के अंतर्गत किसी भी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर 365 के अंतर्गत केंद्र सरकार के आदेशों के अनुपालना में राज्य सरकार की विफलता के मामले में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और साथ ही साथ जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य का समस्त प्रशासन केंद्र सरकार के हाथ में चला जाता है। तो ये है 365, अनुच्छेद 365 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसकी सलाह पर डॉक्टर अंबेडकर को केंद्रीय विधि मंत्री बनाया गया था? तो देश की आजादी के बाद में महात्मा गांधी की सिफारिश पर, महात्मा गांधी के सलाह पर अंबेडकर साहब को केंद्रीय विधि मंत्री यानी कानून मंत्री जो है वो बनाया था। तो सही जवाब रहेगा महात्मा गांधी। बच्चों, ये जो प्रश्न है ना, इस प्रकार के प्रश्नों का जितना प्रश्न अभ्यास करेंगे उतने ही आपको याद होंगे। तो आप लोग जो है वो अभ्यास करते रहिए, लगातार चीजें पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, पृथक निर्वाचिका के सवाल पर गोविंद वल्लभ पंत ने क्या कहा था? तो पृथक निर्वाचिका कि भाई अलग अलग वर्गों के लिए जो है वो सीटों की व्यवस्था की जाए, पृथक निर्वाचिका होनी चाहिए, उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। तो इस मत पर गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था कि ये निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग के क्या कारण थे? आपको याद होगा महात्मा बुद्ध ने एक दिन जब नगर का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने 4 घटनाएं देखी थी और 4 घटनाएं देख करके विचलित हो गए थे और बाद में उन्होंने ये तय किया कि अब मैं तो गृह त्याग करके जो है वो भगवान की भक्ति करूंगा, ज्ञान प्राप्त करूंगा। तो क्या थी 4 घटनाएं? सबसे पहले उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला, एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया, काफी परेशानी में था, दुखों से भरा हुआ था। उसके बाद एक रोगी दिखाई दिया, वो भी तकलीफ में था। फिर एक लाश ले जाते हुए देखा उन्होंने और अंत में एक सन्यासी देखा, तो सन्यासी एकदम शांत भाव से बिल्कुल जा रहा था। तो इन सारी चीजों को देख करके उनके मन में यह विचार आया कि समस्त संसार दुखों से भरा हुआ है और इसीलिए सन्यासी जैसा खुश रहना है तो सन्यासी बनना पड़ेगा। वो गृह त्याग करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर संसार को दुखों से बचने के लिए जो है वो अपना अष्टांगिक मार्ग देते हैं कि जो व्यक्ति दुखों से बचना चाहता है वो तृष्णा का त्याग करे और तृष्णा के त्याग के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में सम्मिलित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्योंकि पहले बौद्ध संघ में केवल पुरुष ही सम्मिलित हो सकते थे, महिलाएं नहीं सम्मिलित हो सकती थी। तो इनके प्रिय शिष्य के कहने पर भगवान बुद्ध ने महिलाओं को सम्मिलित किया था इसमें, लेकिन प्रथम सम्मिलित होने वाली उनकी स्वयं की जो मौसी थी, जो जिन्होंने इनका पालन किया था, पालन पोषण किया था महात्मा बुद्ध का, महाप्रजापति गौतमी, तो वो सबसे पहले सम्मिलित हुई थी। उसके बाद फिर महिलाओं को भी इसमें अनुमति दी गई थी। तो इनके स्वयं की माता की मृत्यु होने पर महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। ईसा शताब्दी से पहले का जो काल है ना, प्रथम सहस्त्राब्दी का जो काल है, वो इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? तो इसका क्या कारण था? देखो, क्योंकि इस काल में अलग अलग देशों में अलग अलग जो है वो संसार के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग महान पुरुषों का आविर्भाव हुआ था। जैसे ईरान में जरथुस्त्र हुए थे, चीन में खुंगत्सी हुए थे, यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु हुए थे और उसी दौरान भारत में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे चिंतकों का उदय हुआ था। तो इसीलिए ये संपूर्ण विश्व के अलग अलग हिस्सों में ऐसी विभिन्न हस्तियां जो आई थी, तो ये जो है वो ये विश्व इतिहास में एक प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के दर्शन से जुड़े विषय किस पिटक में आए हैं? तो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए विषय अभिधम पिटक में है। जब देखो हमने ऊपर किया था पहला प्रश्न कि विनय पिटक में क्या है, सुत्त पिटक में क्या है और अभिधम पिटक में क्या है, तो हमने देखा था कि विनय पिटक है उसमें बौद्ध धर्म संघों में रहने वाले जो भिक्षु और भिक्षुणियां होती थी उनके लिए नियम थे
और जो शुद्ध पिटक था उसमें महात्मा बुद्ध के सिद्धांत थे, उनके उनके दिखाया हुआ दर्शन था, और महात्मा बुद्ध के दर्शन से जुड़े जो विषय हैं वो इनके अभिधम्म पिटक में आए हैं। तो राइट आंसर रहेगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में इनके ये सिद्धांत दिए हुए हैं, ठीक है, अभिधम्म पिटक। तो ये त्रिपिटक हो गए। अगर त्रिपिटक मान लो पूछा जाता है तो अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, ये बौद्ध धर्म के जो है वो धर्म ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है कि ज्यादातर पुराने बौद्ध ग्रंथ भाषा में लिखे गए हैं। तो जो पुराने बौद्ध ग्रंथ हैं वो बच्चों यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि किस भाषा में लिखे गए तो पाली भाषा में लिखना। और जो जैन धर्म के पुराने ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। पाली और प्राकृत ये पुरानी अपभ्रंश भाषाएं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब और किसके नेतृत्व में हुआ था। यह प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का एक महत्वपूर्ण कार्य, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत 1919 ईस्वी में हुई थी, और ये वी.एस. सूक्तांकर के नेतृत्व में शुरू हुई थी। तो 1919 ईस्वी में वी.एस. सूक्तांकर के नेतृत्व में ये महत्वाकांक्षी परियोजना स्टार्ट हुई थी। बच्चों अभी टाइम कम है क्योंकि अगली क्लास भी है अपनी, तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।